आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सभी का स्वागत है रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं 102.6 इस मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। इस खास प्रोग्राम में एक डॉक्टर हमारे साथ एक विषय पर आपसे जुड़ते हैं और ऐसी जानकारी लाते हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी जो डेली लाइफ है उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो आज का विषय जान ले रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी मैनेजमेंट पर। जी हाँ, मोटापे को, बढ़ते वजन को किस तरह से संभाले, हमारा आज का रेडियो डॉक्टर का विषय रहेगा। विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ABVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर से जानेंगे किस तरह हम बढ़ते वजन को जो है मैनेज कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए, क्योंकि हर कोई, मुझे लगता है चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, कोई भी उम्र हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या वजह है, किस तरह से इन पर काम किया जा सकता है, पूरी तरह से हम इस प्रोग्राम में यही बात करेंगे। आप भी जरूर जुड़िएगा अपने प्रश्नों के साथ। आप हमें अपने प्रश्न लिख भेजिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये है 9868107070। एक बार पुनः सुने, ये नंबर है 9868107070। आप हमें मेल लिख सकते हैं ऑन rainbow102.6 FM @gmail.com पर। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से। मैं सृजन राजपूत आपके साथ प्रोग्राम में रहूंगी। तो एक खूबसूरत गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। देखिए, दिल ही तो है और दिल को कितना सुकून मिलता है जब आप परफेक्ट होते हैं, दिखने में भी और अपनी हेल्थ वाइज भी। हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आज ओबेसिटी मैनेजमेंट पर। अपने बढ़ते वजन को, मोटापे को कैसे संभाले, कैसे मैनेज करें, विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर निखिल गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। सर का परिचय मैं एक बार पुनः आप सबके लिए प्रस्तुत करती हूँ। सर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल से, एंड सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर से। सर का एक बार पुनः स्वागत करते हैं हम, और सर से जानते हैं कि जो हमारा आज का विषय है, सर बहुत ही, मुझे लगता है आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है कि वेट गेन हो रहा है और ओबेसिटी है। तो आप पहले हमारे श्रोताओं के लिए जो ये हमारी आज की जो टॉपिक है इसको आप समझाएं प्लीज। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम मोटापे को परिभाषित कैसे करते हैं, क्या है मोटापा जी। तो जो मोटापा है ये मैं कहूंगा हमारी हाइट पे डिपेंड करता है कि इतनी हाइट के आदमी या औरत का जो एक आइडियल वेट है वो इतना है। उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स हैं कि हर एज के आदमी, मेल और फीमेल, जिसकी इतनी हाइट है उसका एक स्टैंडर्ड वेट, जिसको हम फिट कैटेगरी कहते हैं, उसमें कितना होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंगली हम BMI की बात करते हैं। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, और इसको निकालने का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है जो मैं आज आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा। हर मरीज को अपनी दो चीजें पता होनी चाहिए। मरीज तो मैं नहीं कहूंगा, हर इंसान को अपना वजन और अपनी हाइट। वजन किलोग्राम में और हाइट मीटर में। ठीक है। अगर हम वजन को 2 बार हाइट से डिवाइड करें, यानी फॉर्मूला इज वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो वजन को किलोग्राम में रखकर और 2 बार मीटर हाइट से डिवाइड करें तो जो निकल के आएगी वैल्यू, उसे BMI कहते हैं। आइडियली BMI सबका 25 से नीचे होना चाहिए। अगर 25 से 30 के बीच में आपका BMI है तो उसे ओवरवेट कहते हैं, और 30 से 35 के बीच में फिर क्लास 1 ओबेसिटी, 35 से 40 क्लास 2 ओबेसिटी या सीवियर ओबेसिटी से कहते हैं, और 40 के बाद क्लास 3 जिसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी भी कह देते हैं। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी सोसाइटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मोटापे को और ओवरवेट को परिभाषित करती हैं। ये प्रश्न हमारे पास अनमोल गुप्ता जी का था। 35 उम्र बताई थी इन्होंने, सरिता विहार से, और ये बता रहे थे मेरा वजन 76 है। और जैसे कि सर ने बताया है कि आप अपना परफेक्ट BMI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब आप समझ ही गए होंगे। सर, ये देखने में मिलता है कि जब आप ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ और बीमारियां या फिर कुछ और समस्याएं जल्दी से पकड़ लेती हैं। आप कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो ओबेसिटी के साथ आती हैं? बहुत अच्छा सवाल। मैं कहूंगा कि आप ये पूछिए कि कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जो मोटापे के साथ नहीं आती। मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये पूरा पेंडोरा बॉक्स है। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो वो चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, फिर वो चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, पैनक्रियास की बीमारी हो, फैटी लिवर हो,
किडनी स्टोन हो, जॉइंट पेन, घुटनों का घिस जाना, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा शरीर इस मोटापे की बीमारी की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। जी ओके सर, एक बात यहाँ पर मैं और जोड़ना चाहूंगी कि आपने कहा बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई मानसिक ऐसी सिचुएशन होती है, लोग मानने लगते हैं कि हम मोटे हो गए हैं और इस चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही जो है कम कर देते हैं खाना। ऐसे लोगों को भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर, देखिए मोटापे के पीछे बहुत वजह है मोटापा होने की, और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मानसिक तौर पर हाँ, हम लोगों को सारी वजह नहीं पता। कई मैंने ऐसे बहुत मरीज देखे हैं जो काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं वजन कम करने की, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है और तब भी वजन कम नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो काफी सारी मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है अपने दोस्तों से मिलने में, ऑफिस जाने में। ऐसे लोग अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं। तो मैं उन सभी से कहूंगा कि इसका इलाज संभव है इच्छा शक्ति से और डॉक्टरी सलाह से। तो अपने आप को घर में बंद ना करें, रिस्ट्रिक्ट ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। जी श्रोताओं, आप रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज ओबेसिटी मैनेजमेंट पर डॉक्टर निखिल गुप्ता से। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमसे जरूर जुड़िए हम अपने प्रश्नों के साथ। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना प्रश्न ऑन 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, एक बार पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से ये कार्यक्रम सुनते हैं जो एक विशेष कार्यक्रम रहता है हमारा, और आज का विषय है ओबेसिटी मैनेजमेंट। मोटापे को, बढ़ते वजन को, वेट को कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे संभालना है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता से। सर, क्योंकि आपने बताया कि ओबेसिटी क्या है और ये कैसे कैसे मतलब हमें अफेक्ट करती है, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या सिर्फ बहुत ज्यादा खाना जो है वो ओबेसिटी की वजह हो सकती है? नहीं, जैसा कि आपने भी बताया कि हाँ जरूर खाना पीना एक मुख्य वजह इसकी है मोटापे के होने की। खाने पीने में भी हम क्या खा रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, बिल्कुल इन सब पे डिपेंड करता है। खाने पीने में अगर शुगर की मात्रा अधिक है या तेल और घी की मात्रा अधिक है या खाना संतुलित नहीं है, संतुलित का मतलब अगर उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स ये सब नहीं है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा है, तो ये भी मोटापे की एक वजह है। दूसरा हमारा हमारी दिनचर्या मतलब हम खाना कितने बजे खा रहे हैं, रात को अगर खाना बहुत लेट खा रहे हैं और खाने के एकदम बाद सो रहे हैं, कुछ वॉकिंग या शरीर की कुछ एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, वो भी एक वजह है। या कोई मील अगर हम जल्दबाजी में स्किप कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता नहीं किया, चलो दोपहर में खा लेंगे, या दोपहर का नहीं किया कि सुबह के नाश्ते के बाद पूरा दिन खाली पेट रहे और सीधा रात में ही खाया एक बार, तो फिर वो ओवर ईटिंग हो जाती है। क्योंकि आदमी दिन भर का भूखा है तो वो 1-2 रोटी फालतू खा लेता है। तो ये सारी वजह से मैंने बताया कि हम क्या खा रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं। या खाने में फलों की मात्रा ना होना, वो भी बहुत जरूरी है, फलों का होना। तो एक हो गया खान पान, और दूसरा दिनचर्या, जो अगर हमारी लाइफस्टाइल में योगा और एक्सरसाइज शामिल नहीं है तो वो भी एक वजह है। और तीसरी वजह है हमारी जीन्स, जेनेटिक मेकअप। कई मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जो खाने पीने में पूरा कंट्रोल रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं या वजन बढ़ रहा है। और ऐसों में अक्सर देखा जाता है कि उनमें वजन गेन करने की ये जेनेटिक टेंडेंसी है। उनके पेरेंट्स में भी ये देखा गया है, सिबलिंग्स में, भाई में, बहन में। तो जैसे कहा भी जाता है हमारे यहाँ कि मोटापा जो है फैमिली में चलता है, खानदानी में। तो ये है जी। सर, एक प्रश्न हमारे पास आया है, ये अनूप कुमार है रांची से। अपनी उम्र ये 54 वर्ष बताते हैं। कहते हैं बीपी है, डायबिटीज है इन्हें, और पिछले 35 सालों से ये एनोरेक्सिया के बारे में बात कर रहे हैं, एनोरेक्सिया से जूझ रहे हैं, तो इन्हें आपसे गाइडेंस चाहिए। देखिए, इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि इनको बीपी और शुगर है। ये मोटापे से ग्रसित है कि नहीं है, इनका वजन कितना है, इस बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। और ये जो एनोरेक्सिया इन्होंने वर्ड बताया, एनोरेक्सिया का मतलब है कि आदमी को या तो भूख नहीं लग रही अंदर से ही, या कई बार जैसा मैंने बताया कुछ लोग वजन जिनका ज्यादा है, वजन कम करने के चक्कर में वो अपनी भूख को इतना मार लेते हैं, जिसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, कि किसी बीमारी की वजह से भूख कम नहीं हो रही, मरीज ने खुद ही इंटेंशनली अपनी भूख को इतना दबा लिया है कि वो धीरे धीरे माल न्यूट्रिशन में चला जाता है। मोस्टली ये लड़कियों में देखा जाता है जो सोसाइटी के प्रेशर में जो दे वांट टू बी वेरी स्लिमेंटेड, तो दे मोस्टली सफर फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा। कभी कुछ खा भी लेती हैं तो मुंह में उंगली डाल के वो उल्टी करके उसको वॉमिटिंग करना चाहती हैं। तो ये किस तरह के एनोरेक्सिया से ग्रसित हैं, ये अभी इनके सवाल से ये साफ नहीं हो रहा है। जी
बात ये। ओके सर, एक और प्रश्न है, दिनेश गुप्ता जी हमसे जानना चाहते हैं साहिबगंज से, क्या कार्बोहाइड्रेट एंड स्वीट ज्यादा लेने से ओबेसिटी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, अगर हम संतुलित आहार की बात करें, संतुलित आहार वो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों की मात्रा बैलेंस्ड हो। कार्बोहाइड्रेट भी 35 से 40% हो, फैट भी जरूरी है। हम फैट को इतना हम बुरा कहते हैं उसको, लेकिन फैट खाने में जरूरी है। 25% 25 से 28 फैट की मात्रा जरूरी है। ऐसे ही 30% प्रोटीन होना भी जरूरी है, और बाकी थोड़ा विटामिन और मिनरल की मात्रा। लेकिन अगर हम खाने में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं तो ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हमारा वेट गेन का कारण बन सकता है। जी सर, एक बार पुनः, क्योंकि हमारे कुछ लिसनर्स अभी आपसे जुड़े हैं, ये शंकर है मेरठ से, ये जानना चाहते हैं कि ये BMI अपना कैसे जाने, तो एक बार मैं जरूर सभी श्रोताओं के लिए एक बार फिर बताना चाहूंगा कि हर इंसान अपना BMI कैलकुलेट कर सकता है और करना भी चाहिए। और उसके लिए उसको 2 बातों का पता होना चाहिए, अपना वजन किलोग्राम में और अपनी हाइट मीटर में। ठीक है। अपने वजन को, जो किलोग्राम का वजन है, उसको अपनी हाइट से 2 बार अगर डिवाइड करें, यानी भाग करें हाइट मीटर में, जी, तो जो निकल के आती है वैल्यू, उसको BMI कहते हैं। एक आइडियल जो हमारा BMI है, कहें आप, जिसको हम कहना चाहिए कि ये इतना होना चाहिए, वो 25 से नीचे है। 22 से 25 हमारा टारगेट होना चाहिए हर इंसान का BMI रखने का। 25 से 30 अगर BMI है आपका, तो इसे ओवरवेट कहते हैं। और 30 के बाद फिर मोटापा शुरू हो जाता है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। 30 से 35 क्लास 1, 35 से 40 क्लास 2, और 40 के ऊपर क्लास 3 यानी कि मॉर्बिड ओबेसिटी। जी सर, कुछ लिसनर्स हमसे ऐसे जुड़ रहे हैं कि सिर्फ अपना वेट जो है ये कहते हैं कि मेरा 80 है, 100 है, ज्यादा है, ये कम है ना। इन्होंने क्योंकि उम्र भी नहीं है बताई है, ना अपनी अवस्था बताई है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है किसी के लिए ये जान पाना कि उसको एक्चुअली ओबेसिटी है या नहीं है। मुझे लगता है कि अभी जो हमने BMI की बात करी और उसे निकालने का तरीका बताया, तो अब शायद इस तरह के सवाल नहीं आ पाएंगे। देखिए, क्योंकि सिर्फ वजन के आधार पर ही बताना मुश्किल है। अगर कोई इंसान 6 फीट का है तो उसके लिए 80 या 85 किलो का वजन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खराब नहीं है, वो ठीक है। लेकिन यही कोई लेडी है 5 फीट की या 5 फीट 2 इंच की, उसके लिए 85 किलो वजन ज्यादा है। तो इसलिए मैंने कहा कि BMI निकालने के लिए वजन और हाइट, इन दोनों चीजों का पता होना जरूरी है। जी, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हो रही है, हमारे टॉपिक से जुड़ा है ओबेसिटी मैनेजमेंट। तो कैसे मैनेज करना है, मैनेज करने से पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि एक्चुअली में आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं भी या नहीं। श्रोताओं, एक ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता से ओबेसिटी मैनेजमेंट के बारे में, बढ़ते वजन को कैसे मैनेज करें। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से कार्यक्रम सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज ओबेसिटी मैनेजमेंट पर बात हो रही है। मैं सृजन आपके साथ हूं और मेरे साथ है डॉक्टर निखिल गुप्ता। सर, एक प्रश्न हमारे पास आया और इस प्रश्न में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए हमारे लिसनर ने जानना चाहा है। ये सागर हैं, 24 वर्ष के हैं, विजयपुरा कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। लिखते हैं कि विच फूड वी शुड टेक ओनली ऑन डेली बेसिस दैट वी डोंट गेट ओबेस। किस तरह से हम क्या फूड लें कि हम ओबेसिटी हमें हो ही ना, हमें समस्या से जूझे ही ना। देखिए, जैसा भी मैंने बताया कि संतुलित आहार, या जिसको इंग्लिश में हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, कि इसमें सारे कंपोनेंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स कवर होने चाहिए। ठीक है। अब ये तो हुआ साइंटिफिक भाषा में बात। अगर इसको हम देसी लैंग्वेज में बात करें या जो समझने में आसान हो, तो वो ये कर सकते हैं कि आप ये कीजिए, दिन में 1 फल जरूर खाना है। ठीक है। फल खाने से हमारे विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरी हो जाती है, पहली बात। और दूसरी, थोड़ा हमें प्रोटीन पे ध्यान देना चाहिए कि अब बात ये आती है कि प्रोटीन रिच फूड कौन कौन सा है, प्रोटीन किसमें ज्यादा है। तो हम सबको पता ही है कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें तो प्रोटीन है ही काफी अच्छी मात्रा में, चाहे वो चिकन है, मटन है, अंडा है। और अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो प्रोटीन और दालें, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। ठीक है। तो हमको इन सबको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अदरवाइज, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है, चाहे हम चावल की बात करें या रोटी की बात करें, मतलब राइस और व्हीट, दे बोथ आर वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इनके काफी कंपोनेंट इसमें चला जाता है। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमको एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन और विटामिन, जैसा मैंने बताया, तो दिन में 1 फल खाने की आदत जरूर रखें, और थोड़ा सलाद अगर हो सके, मौसम के हिसाब से जो भी अवेलेबल है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी डाइट को बैलेंस बना पाएंगे। जी डॉक्टर, एक ये है कि लोग मानते हैं कि केला खाने से हम ज्यादा वेट गेन करते हैं और उसको बिल्कुल अपनी थाली से दूर कर देते हैं, तो ये भी सही नहीं है। केला जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करता है काफी ज्यादा मात्रा में।
काफी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है बनाना, तो मैं इसलिए कहूंगा कि बनाना फिर आप आधा केला दिन में खा सकते हैं जी। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि बैलेंस बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ अगर हम प्रोटीन्स ले रहे हैं एडिक्वेट मात्रा में, सब्जियां खा रहे हैं, हरी सब्जियां सलाद की फॉर्म में, तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम दिन में 4 केले खाने शुरू करें तो फिर दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। इसी प्रश्न में आगे चलते हैं, ये जानना चाहते हैं बैलेंस वेट फिर हम कैसे मेंटेन करें एक्सरसाइज के जरिए। जैसे मैंने बताया, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इसके वेट बैलेंस करने के, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड खाने का, जो भी हमने बात करी, संतुलित आहार। दूसरा अपनी दिनचर्या, सोने का, उठने का समय, खाने का समय, ये सब दिनचर्या में आता है। और तीसरा एक्सरसाइज। मैं सभी से, अपने जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं उन सभी को मैं कहता हूँ कि दिन में आप आधा घंटा जरूर निकालिए। दिन में तो मैं मानता हूँ हर आदमी अपने ऑफिस में अपने भाग दौड़ में बिजी रहता है, लेकिन रात का खाना कोशिश कीजिए आप 8:30 मैक्सिमम 9 बजे तक खा लें, और उसके बाद आधा घंटा निकालकर अगर इंसान वॉकिंग कर सके जहाँ पे भी रहता है वो। बिल्कुल सर। हाँ, आजकल हर के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कई तरह के एप्स हैं जो आपके दिन भर के कदम गिनते हैं, स्टेपोमीटर या इस तरह के। तो अपना एक अगर उसूल बना ले कि मुझे दिन में 8 से 10,000 कदम चलना है, और वो उसमें रिकॉर्ड होता रहता है कि पूरे दिन भर में आप कितना चले हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपना वजन पे कंट्रोल करने का। ऐसे कुछ स्मार्ट वॉचेस भी हैं जो ये चीजें काउंट करने में आपकी हेल्प करती हैं। फ्री एप्स हैं, और ये डेली आपकी एक्टिविटी काउंट करते हैं कि आप कितने कदम चले हैं, और ये आपको मोटिवेट भी करेंगे। अगर आ रहा है उसमें रिकॉर्डिंग कि आप 2,000 कदम चले, 2,000, 3,000, तो आपको लगेगा कि मुझे ज्यादा चलने की जरूरत है। श्रोताओं, आप रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता से ओबेसिटी मैनेजमेंट के बारे में। आप अपना प्रश्न हमें लिखकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। एक हमारे लिसनर जुड़े हैं देवघर झारखंड से, ये कुमार अजय हैं, और कहते हैं कि मैंने तमाम परहेज कर लिए हैं, लेकिन अभी भी अपना वजन जो है 90 किलो है, 5 फीट 6 इंच इनकी हाइट है, नहीं कम कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा और डिटेल में मुझे चाहिए होगा कि BMI कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना है, ये किस तरह का व्यवसाय में है, ये नौकरी करते हैं या बिजनेस है, एक्सरसाइज कितनी कर पा रहे हैं, और कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं वजन कम करने की। और मैं कहूँगा अगर ये कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और BMI इनका ज़्यादा आ रहा है, वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजन की वजह से अगर इनको कुछ और बीमारियां, जिसको हम डायबिटीज या ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो एक आजकल हमारे पास एक बैरिएट्रिक सर्जरी का भी ऑप्शन है, मोटापा कम करने का ऑपरेशन जो हम करते हैं, और वो भी काफी सक्सेसफुल है, और मरीज अपना काफी एक्सेस वेट उससे लूज कर सकता है। लेकिन उसके लिए इनकी प्रॉपर काउंसलिंग और पूरा चेकअप किया जाएगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये उसके कैंडिडेट हैं कि नहीं। जी, कार्यक्रम के अंत में भी सर हम इस सर्जरी को थोड़ा और इस पर बात करेंगे। फिलहाल श्रोताओं एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमसे जरूर जुड़िए हम अपने प्रश्नों के साथ। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना प्रश्न ऑन 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, एक बार पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर निखिल गुप्ता से ओबेसिटी मैनेजमेंट के बारे में, बढ़ती वजन को कैसे मैनेज करना है। सर, एक प्रश्न हमारे पास आया है, ये जानना चाहते हैं कि कौन से जो ऐसे लोग हैं पतले या मोटे जिन्हें की संचारी रोग इन्होंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा होते हैं। ये हमारे साथ हमारे मित्र हैं सुरेश नेपाल से। मैं बताना चाहूंगा, अभी हम BMI के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला कि जो एक नॉर्मल BMI 25 से नीचे होना चाहिए, लेकिन हमने नीचे की रेंज की बात नहीं करी, तो अब मैं उसको ठीक करना चाहूंगा उस स्टेटमेंट को कि नॉर्मल BMI इज 18.5 से 25, 18.5 to 25। तो यानी कि जिसका BMI 18.5 यानी 18.5 से कम है, वो भी माल नरिश्ड है। जैसे मोटापा अपने आप में बीमारी है, अगर आपका BMI 35 से ऊपर है वो भी माल नरिश्ड है, और 18.5 से नीचे वाला भी माल नरिश्ड है। तो दोनों ही माल नरिश्ड कैटेगरी के जो हमारे मित्र हैं, मरीज हैं, दोस्त हैं, वो सभी इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए ज्यादा प्रोन है, यानी कि उनको इस तरह की बीमारियां जल्दी पकड़ सकती हैं, क्योंकि इन दोनों के ही शरीर का इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता कि बीमारियों से लड़ सके, तो वो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकते हैं, और इन दोनों को ही मदद की जरूरत है, चाहे वो 18.5 से कम वाले
या चाहे 35 से ज्यादा वाले। जी सर, एक प्रश्न और लेते हैं ऐसे में, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएं वो अपने आप को सबसे ज्यादा इग्नोर करती हैं, चाहे उनका वेट बढ़ रहा हो या फिर कम हो रहा हो, तो वो कई बार तो इस चीज को नजरअंदाज करती हैं, और मुझे लगता है कि कामकाजी महिलाएं तो बहुत ज्यादा इस चीज को नेग्लेक्ट कर देती हैं। ऐसे में अगर वो ओबेसिटी की समस्या से जूझ रही हैं, ओवरवेट है, तो वो कैसे मैनेज करें अपने लाइफस्टाइल के साथ, क्योंकि वर्किंग भी है, घर भी है, लेकिन टाइम नहीं है कि एक्सरसाइज की जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वजन कम हो जाए। बिल्कुल, खासतौर पे अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमको पता ही है कि महिलाएं घर का सारा काम करती हैं, रात में सबको खाना खिलाने के बाद अंत में खाती हैं, और पति का या बच्चों का जो बचा हुआ खाना है वो भी कहीं खाना बर्बाद ना हो, तो कई बार थोड़ी सी ओवर ईटिंग भी हो जाती है, मैं कहूँगा। और एक्सरसाइज करने का टाइम मिल नहीं पाता, सुबह भी जल्दी उठना होता है, तो सारे रिस्क फैक्टर्स उनमें होते हैं। प्लस प्रेगनेंसी और चाइल्ड बियरिंग अपने आप में भी एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लेती हैं या वजन उनका बढ़ जाता है। तो उनको मैं बोलूँगा कि अपनी इस बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए, और थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज कर सकें, क्योंकि जैसा देखा गया है इनमें वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ लिमिटेड जगहों पे फैट डिपोजिशन या कह लीजिए वजन वो ज़्यादा, जैसे पेट इनके बड़ा हुआ होता है, तो उनको उस सिलेक्टेड जगह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, अपनी पेट की मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और सिर्फ ये सब कुछ चीज़ें करने से वो अपने वेट पे और अपना जो बेली टमी जिसको बोलते हैं उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। जी, एक और हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो हमें गोलू मोलू से क्यूट सबको पसंद आते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से उम्र, जब उनकी 8 वर्ष है, 10 हुई, 12 हुई, लेकिन तब भी वो स्टिल गेन करना रखते हैं, क्योंकि बच्चों में ही आजकल ज्यादा देखा गया है ओबेसिटी को। हालांकि पहले तो सोचते थे कि बुजुर्ग होने के बाद या एक उम्र के बाद 30+ होने के बाद होगा तो इट्स ओके, बट अभी से बच्चों में ये जो हम देख रहे हैं ओबेसिटी की प्रॉब्लम, ये किन वजह से है और कैसे इनको ओवरकम कर सकते हैं सर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसको आजकल हम चाइल्डहुड ओबेसिटी या एडोलेसेंट ओबेसिटी कहते हैं, और ये सबसे पहले ये बीमारी वेस्टर्न वर्ल्ड में आई, और अब धीरे धीरे भारत भी उससे अछूता नहीं है। हमारे यहाँ भी इस तरह की अब बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह मैं कहूँगा कोई अनजान नहीं है, हर कोई इस बात को जानता है कि बच्चों का अब बाहर खेलना या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना दिन पर दिन कम होता जा रहा है। चाहे इसके पीछे हम टीवी, फोन, सोशल मीडिया इनको जिम्मेदार ठहराएं, या जो भी हम कहें, या न्यूक्लियर फैमिली, कुछ भी कहें, पार्क सिकुड़ते जा रहे हैं, खेलने की जगह नहीं है, बच्चों के दोस्त कम होते जा रहे हैं, हर चीज वर्चुअल होती जा रही है, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन पे बीत रहा है। तो बच्चे अगर टीवी पे या फोन के साथ लगे रहेंगे और बैठे बैठे सिर्फ जंक फूड खाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली स्क्रीन टाइम, एक्सेस स्क्रीन टाइम, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और जंक फूड, ये तीनों मिलकर एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है, जो बच्चों में और हमारे युवा वर्ग में मोटापे का कारण बन रहा है। जी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि बच्चे इसको फिर कैसे अपने स्टडीज के साथ, क्योंकि उन्हें अब अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो वो करनी ही करनी है, और खाने के लिए भी देखा जाए तो क्योंकि बच्चे हैं और वो खा भी लेते हैं, तो वो कैसे मैनेज करें सर? इसलिए मैंने कहा कि स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी एप्स भी हैं, और पेरेंट्स को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि उनका बच्चा दिन में कितने घंटे स्क्रीन पे बिता रहा है। स्क्रीन का मतलब टीवी और मोबाइल फोन मिलाकर जी, और कम से कम दिन में 1.5-2 घंटा बच्चा जरूर जाए खेलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी, आप बाहर निकलो। टाइम। मतलब मैं कहूँगा जमाना बदल गया है, पहले माँ बाप बच्चे को मना करते थे कि खेलो कम, पढ़ो ज्यादा, लेकिन अब वो समय आ गया है जब पेरेंट्स को बच्चों को घर के बाहर निकालना चाहिए, कि बाहर जाओ, 1.5-2 घंटा बाहर स्पेंड करो, चाहे साइकिल चलाएं, चाहे मित्रों के साथ खेलें, चाहे स्विमिंग करें, बास्केटबॉल खेलें, जो भी है, किसी ना किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। उसके 2 फायदे होंगे, स्क्रीन टाइम भी कम होगा और फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे उनका वेट गेन पे कंट्रोल आएगा। जी सर, श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता से ओबेसिटी मैनेजमेंट के बारे में। डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का जो अनुभव है वो अपने आप में इतना सराहनीय है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल से, एंड सेक्रेटरी हैं सर एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर से। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं जब ओबेसिटी की, लाइफस्टाइल भी हमारा ऐसा है कि हम ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, कोई भी उम्र हो, जैसे कि सर ने बताया बहुत से रीजंस हैं। आपको अपना स्क्रीन टाइम भी मैनेज करना है, आपको अपनी फूड हैबिट्स भी मैनेज करनी है, और अपने लाइफस्टाइल में, अपने रोज की दिनचर्या में आपको एक्सरसाइज, योगा, कैसे भी जैसे आप कर सकते हैं, चाहे वो साइकिलिंग करके कीजिए, वॉक करके कीजिए, लेकिन मैनेज करना है। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें ऑन 9868107070 पर।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी रेनबो 102.6 से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। हम रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं डॉक्टर निखिल से कि ओबेसिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे बढ़ते वजन को जो है मैनेज किया जाए। सर, एक और मुझे लगता है यहाँ पर रीजंस ढूंढने वाली बात है। जब हम मान लेते हैं कि हमें थायराइड है तो हमारा वेट गेन होगा ही होगा, तो ये ठीक बात है क्या? नहीं, मैंने देखा है कि कई मरीज अपने आप को समझाने के लिए, मैं कहता हूँ, इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं कि थायराइड की बीमारी है और थायराइड में तो वेट गेन हो ही जाता है। उसमें मैं अगेन इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि थायराइड जो है, जिसको बीमारी है थायराइड की, उसमें 2-4 किलो तो वजन बढ़ सकता है, वो भी तब अगर थायराइड कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मरीज थायराइड की दवाई खा रहा है और उसका थायराइड स्टेटस ठीक चल रहा है, तो फिर हम ऐसे में थायराइड को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते मरीज के वेट गेन के लिए। और जो हमने अभी पिछले कारणों की बात करी है, खाने पीने की और लाइफस्टाइल की, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो ही फैक्टर्स इस मरीज में भी जिम्मेदार रहते हैं वेट गेन। जी सर, अगर ओवरवेट है हम और ऐसे में ओबेसिटी अपने आप में एक बड़ी बीमारी है, तो और कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे साथ चल रही हैं और वो अफेक्ट होती हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, एक तो मोटापा पूरे शरीर को ही अफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जो वैसे भी कॉमन है, उसमें मुख्यतः डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज और लंग डिजीजेज। ऐसे मरीजों की शुगर देखा जाता है कंट्रोल करनी बहुत मुश्किल होती है। दवाइयों की रिक्वायरमेंट, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है जैसे जैसे उनका वजन बढ़ता रहता है। उनका ब्लड प्रेशर भी एक दवाई से कंट्रोल नहीं होता, कई बार 2 और 3 दवाई तक बात पहुंच जाती है। और शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हार्ट पे भी असर डालते हैं, और अल्टीमेटली हार्ट पे ही हमारे पूरे शरीर का जो वजन है, जो कह लीजिए बोझ दिल ही उठा रहा होता है। तो अगर एक मरीज जिसका वजन 95, 100, 125 किलो है, तो उसके दिल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, प्लस उसको ब्लड प्रेशर भी है, तो ऐसे मरीज को हार्ट की बीमारियां होना, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे मरीज के फेफड़े भी पूरे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो मोस्टली ऐसे लोगों का जो हमारा हार्ट का है और जो लंग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो अफेक्ट होते हैं मोटापे से। जी, और वो तो ऐसा भी है कि लोग कहते हैं कि अब इतना वेट है, चलना नहीं जा रहा, या फिर सांस लेने में हमें चेस्ट पे बहुत वजन फील होता है, क्योंकि वेट तो ओवरऑल है ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज ए डॉक्टर हम सलाह देते हैं कि आप घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन इनकी अपनी समस्या है, ये पलंग से खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं और 10 कदम भी नहीं चल पा रहे, चलने में सांस फूल रहा है या गिर रहे हैं, सहारे की जरूरत है। तो ये पेशेंट्स मॉर्बिड ओबेसिटी में आते हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी मतलब इनकी ओबेसिटी उस स्टेज तक पहुंच गई है जो वो अब खुद एक मॉर्बिडिटी बन गई है और बहुत सारी बीमारियों को ले आई है। तो मैं कहूंगा ये वो मरीज है जिसमें अब हमको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, किसी भी तरीके से करके उसका वजन कम से कम इतना कम करें कि वो घूमना फिरना या एक्सरसाइज शुरू कर सके। अभी तो वो उस हालत में भी नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर सके। जी सर, बात करते हैं कि कैसे जो है फाइनली ओबेसिटी जो है उसको खत्म किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए, लेकिन बशर्ते कि आप जो है आपके ओवरऑल जो आपकी बॉडी है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही वेट लॉस करना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले चेहरे पर हमने असर देखा, चेहरा मुरझा गया है, आप थका थका फील कर रहे हैं, या फिर आप ब्लड प्रेशर आपको एकदम लो हो जा रहा है। तो ऐसा ना हो, किस तरह से ओबेसिटी को प्लान करें? जिन मरीजों को हम सलाह देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की या डाइटरी प्लान चेंज करने की, वजन लूज करने के लिए, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जोश जोश में वो एकदम से ही डे 1 से बिल्कुल खाना पीना बहुत कम कर दिया और साथ में जिम भी ज्वाइन कर लिया, और इसकी वजह से शुरुआत में पहले महीने वजन बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जो उनके चेहरे से, शक्ल से दिखाई भी देता है। जैसा भी आपने ही बोला कि मुंह लटक गया, या वो जोश, वो उत्साह, वो एनर्जी उनको खुद भी महसूस नहीं होती और शक्ल से दिख भी रही होती है। और ऐसे में वो और कई बीमारियों को निमंत्रित कर रहे हैं। चक्कर खा के गिर सकते हैं वो अगर ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हुए। तो जिस तरह के कई हादसे हमने देखे भी हैं सारी न्यूज वगैरह में इस तरह का। तो मैं सभी को सलाह देना चाहूंगा कि वेट लॉस भी एक ग्रेजुअल एक्सरसाइज है जो धीरे धीरे होता है, और हमारा टारगेट होना चाहिए 1 महीने में 2-2.5 किलो वजन लूज करना। अगर हम बहुत ज्यादा हाइपर एक्साइटेड होकर सोचें 1 ही महीने में 10 किलो वजन कम कर लेंगे, तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी, एक प्रश्न हमारे पास आया है सुनील जी का, चैम्बूर मुंबई से। ये लिसनर हमारे साथ न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए जुड़े हैं और लिखते हैं कि मैं ओबेस हूँ और बहुत हाई एपेटिटी है, बहुत भूख लगती है इन्हें, तो ये कैसे, क्या डाइट लें कि भूख भी उनकी जो है शांत हो जाए और ओबेसिटी की समस्या भी हल हो जाए? उसमें इनको ये कहूंगा कि जो हमारे जैसे 2 मुख्यतः मील हैं हमारे, लंच और डिनर, दोपहर का और रात का खाना, तो दोपहर और रात के खाने से आधा घंटा पहले ये
हरी सब्जियों से बना हुआ सलाद खाएं, 1 प्लेट सलाद। सलाद के 2 पर्पस है, एक तो विटामिन और मिनरल पहुंच जाएगा और प्लस काफी इनकी जो भूख है वो सलाद से खत्म हो जाएगी, तो रोटी और चावल कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर ये 3 रोटियां खा रहे थे तो वो ये उसको फिर आधी कर सकते हैं, क्योंकि आधी भूख अपनी सलाद से मिटा चुके हैं। ठीक है। अगर इस तरह का करके देखें तो इनकी भूख भी शांत हो जाएगी, संतुलित आहार भी जाएगा और वजन कंट्रोल करने में भी इनको मदद मिल सकती है। जी सर, पानी का क्या रोल है? आपको जैसे आप गर्म पानी लें या फिर खाने के कितनी देर बाद पानी लें कि जिससे कि ओबेसिटी भी बैलेंस रहे, हमारी ज्यादा ना हो हमारे? देखिए, पानी का रोल तो हमारे किताबों में सब जगह लिखा ही हुआ है, लेकिन बस ये जरूर कहते हैं कि खाने से 15 मिनट पहले पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो स्टमक जिसकी हम बात करते हैं एक थैली की तरह से है, अगर हम उसको पानी से भर लेंगे एकदम तो फिर एकदम खाना नहीं खाया जाएगा। और एक जो नॉर्मल इंसान है जिसका बीएमआई बिल्कुल ठीक है, अगर वो 10 मिनट पहले पानी पिएगा 1 या 2 ग्लास, तो फिर वो खाना कम खा पाएगा। इसीलिए सलाह ये दी जाती है कि पानी आप खाने के बाद लें या फिर खाने से आधा 1 घंटा पहले पी लें, जिससे वो स्टमक से आगे निकल जाए इंटेस्टाइन में। जी बिल्कुल। सर, सर्जरी पे जब एक हमारे लिसनर ने जुड़कर जानना चाहा सर्जरी के बारे में, तो अब सर्जरी पर भी थोड़ी और डीपली बात कर लेते हैं कि कैसे ये सर्जरी आप किन्हें, पहले तो आपकी बीएमआई है, कैसे आप जज करते हैं कि इस पर्सन को सर्जरी की जरूरत है और ये कैसे सर्जरी जो है प्रोसेस होती है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और सभी श्रोताओं को मुझे लगता है इससे थोड़ा फायदा होगा। हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बीएमआई की बात करी थी, तो जिन मरीजों का बीएमआई काफी ज्यादा है, यानी कि जो क्लास 3 ओबेसिटी में आ रहे हैं, जिनका बीएमआई 40 के ऊपर है या फिर 37.5 के ऊपर है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये हमने रेंज थोड़ी कम कर दी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में 40 के ऊपर कहते हैं, हमारे यहाँ 37.5 से ऊपर, या फिर 35 से ऊपर है बीएमआई, लेकिन साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां हैं। और मरीज ने वेट गेन करने के बाकी सारे मेथड्स, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, ये सब ट्राई कर चुका है, उसके बावजूद भी एडिक्वेट वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। ऐसे मरीजों को हम सलाह देते हैं कि वो बैरिएट्रिक सर्जरी या मोटापा कम करने के ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम मरीजों से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, किस किस में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जैसे अगर हम बात करें, मुख्यतः 2 प्रकार की सर्जरी हम कर रहे हैं मोटापा कम करने की। एक में जो है हम स्टमक को छोटा कर देते हैं, जिसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। स्टमक की कैपेसिटी 10 से 15% रह जाती है, तो मरीज उसमें कम खा पाता है और वेट लूज करना शुरू करता है। और दूसरी सर्जरी जिसको हम बाईपास कहते हैं, जिसमें मरीज थोड़ा खा सकता है लेकिन वो एकदम बाईपास करके आंतों के आगे के हिस्से में पहुंच जाता है खाना, तो खाना एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है, तो उससे भी मरीज का वेट लॉस होता है। और ये सभी ऑपरेशन दूरबीन से किए जाते हैं, लेप्रोस्कोपिकली, और मरीज की 1 या 2 दिन में ही अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। आजकल ये ऑपरेशन रोबोट से भी किया जा रहा है कई सारे अस्पतालों में, और लेप्रोस्कोपी और रोबोट दोनों से ही ऑपरेशन की सक्सेस रेट काफी है और रिकवरी काफी फास्ट है जी। और एडिक्वेट वेट लूज करने में ये तकनीक मरीज की काफी मदद करती है। लेकिन डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज इस ऑपरेशन के बाद भी मरीज को करना पड़ेगा, नहीं तो ये देखा जाता है कि 2 या 3 साल के बाद ऐसे मरीज वेट रीगेन लेकर भी आते हैं, अगर वो अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो। जी, तो ये एक बारी जैसे सर ने मेंशन किया कि सर्जरी आप इसके लिए चुन सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह पर। डॉक्टर जब आपको कहें कि आप ओवरवेट हैं और आपको जरूरत है आपके बीएमआई को अकॉर्डिंग कि आप अब ये सर्जरी लें, ऐसे में बाद के लिए जो डॉक्टर प्रिकॉशन बता रहे हैं कि आपको उसके बाद भी अपना लाइफस्टाइल, अपनी जो बैलेंस डाइट है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी मैनेजमेंट के बारे में डॉक्टर निखिल से। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप, और हम जान रहे हैं ओबेसिटी मैनेजमेंट के बारे में। सर ने बहुत कुछ बताया। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है इस मैनेजमेंट में आपके लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, एक्सरसाइज को आपको शामिल करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। सर, क्योंकि ये तो हमारा रहा कि निचोड़ हमारे प्रोग्राम का, लेकिन प्रोग्राम में बहुत से ऐसे श्रोता भी जुड़े जो कि अपने वेट को लेके कि वेट भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा ज्यादा है, कम कर लें, कम कर लें। तो आप सभी लिसनर को एक, मुझे लगता है, मैसेज ऑफ द डे क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि सभी श्रोताओं से मैं कहूँगा अपना बीएमआई कैलकुलेट करें अपने वजन और हाइट के हिसाब से। और जैसा मैंने बताया, आइडियल बीएमआई हमारा 18.5 से 25 के बीच में होना चाहिए। जिन भी मरीज का बीएमआई इस रेंज से बाहर है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए अपने बीएमआई पे काम करने की।
और इसके दो मुख्य जो बिंदु हैं वो एक डाइट कंट्रोल जो मैंने बताया, संतुलित आहार जिसमें विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट पे थोड़ा कंट्रोल ज़रूरी है, अपने सारे मील्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम से लें, कोई एक खाना मिस ना करें, रात के खाने के बाद आधा घंटा घूमने के लिए समय ज़रूर निकालें, और एक्सरसाइज योग पे ध्यान दें, अपने लिए समय निकालें, और कुछ ऐसे बुरी आदतें कह लीजिए जो है उनका या तो सेवन अवॉइड कर सकें, जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें वो भी एक फैक्टर है वेट गेन करने में, या तो उसको अवॉइड करें या फिर लिमिटेड मात्रा में उसको इस्तेमाल करें। अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहूँगा 90-95% पेशेंट्स अपने वेट पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी मरीज में अगर जेनेटिक फैक्टर इतने ज़्यादा जिम्मेदार हैं तो वो मरीज डॉक्टर की सलाह लेकर बैरिएट्रिक सर्जरी के ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। जी, आपने मेंशन किया डॉक्टर की सलाह, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज है और वो लिखते हैं कि किसी ने बताया था कि इस तरीके से फला फला तरीके से कीजिए वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन वेट लॉस नहीं हुआ, उल्टा हमें कुछ एक बीमारी भी हो गई है। तो क्योंकि डॉक्टर की सलाह और एक्सपर्ट का परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर आपके ऐड ऑन चाहिए इस मैसेज में। बिल्कुल, आपने जिसके बारे में, जिन श्रोता के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने सर्जरी के बाद का नहीं, उन्होंने बस किसी XYZ की सलाह से ऐसा किया, किसी मुझे लगता है एक्सपर्ट की या फिर डॉक्टर के परामर्श से ये काम नहीं किया। आजकल सभी, अगर मैं दिल्ली शहर से में रहता हूँ और दिल्ली के सभी अस्पतालों में डाइटरी काउंसलिंग भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, तो अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको खाने पीने के बारे में सही सलाह देंगे, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, किस तरह का खाना पीना आपको लेना चाहिए, और इस सब पे अगर काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोतागण अपने वजन पे कंट्रोल ले पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज का इतना लाइफस्टाइल से जुड़ा हमारा टॉपिक रहा ओबेसिटी मैनेजमेंट का। आपने इतनी खूबसूरती से और इतने मुझे लगता है ज्ञानवर्धक तरीके से हमारे श्रोताओं के लिए इसे सरल भाषा में सरल शब्दों में समझा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्रोताओं, डॉक्टर का परिचय एक बार पुनः जान लेते हैं। डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल एंड सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर से। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि आपने इस प्रोग्राम की सार्थकता को सिद्ध किया और इस प्रोग्राम में आपने इतनी बखूबी इस जो हमारा आज का विषय रहा ओबेसिटी मैनेजमेंट को हमारे लिसनर्स के लिए समझाया। श्रोताओं, यूं ही जुड़े रहिएगा आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में। मैं सृजन आपके साथ रही। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।